हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए आरआरबी जेई के 2019 में जितने ही पेपर हुए थे, आपके 4 पेपर थे, उन सभी का डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो है अपना 3 पेपर अपने सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल डिटेल में देख चुके हैं। और उससे आगे का आज नेक्स्ट पेपर जो कि आपका 28 अगस्त 2019 को आपका शिफ्ट 2 का जो आपका शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था, उसका बिल्कुल डिटेल्ड में सॉल्यूशन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन क्या है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। बाकी इसकी पीडीएफ, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल जंक्शन पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आज के पेपर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट अपना CBT 1 की, अब तो एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो ये आप लोग जो है लगभग आपके CBT 1 का ये टेस्ट सीरीज है हमारा सिविल की गोली ऐप पे अवेलेबल है, जो कि आपका बाईलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 165, जिसमें 10 फुल लेंथ, 65 आपके साइंस के टेस्ट, 21 मैथ के, 40 जीके के और 29 रीजनिंग के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी CBT 2 के लिए भी टेस्ट सीरीज में आपको 200 टेस्ट मिलेंगे, और CBT 2 के लिए आप लोग को साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग ये बुक जो हमारी परचेज कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसी बुक है जिसमें सारे क्वेश्चन, आपके जितने भी रेलवे के क्वेश्चन हैं 2000 से लेकर के 2023 तक के सारे पेपर, आपको जितने PSUs वगैरह का सब कुछ आपको मिल जाएंगे। और इस बुक का मैं आपका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ आज के पेपर के बाद से, तो आप लोग को इस बुक के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कंप्लाई विथ करेंट बिल्डिंग रेगुलेशंस द मिनिमम कैविटी विड्थ इन एक्सटर्नल वॉल इज। कह रहा है किसी एक करेंट, कह रहा है कि आपका जो है करेंट बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं उसका जो मिनिमम कैविटी विड्थ होता है वो क्या होता है आपका, 70 mm, 50 mm, 100 mm या 60 mm। अच्छा, कैविटी वॉल क्या होता है एक्चुअल में? कैविटी वॉल यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हैं। कैविटी वॉल जो है आपका 2 डिस्टिंक्ट वॉल होते हैं, जो कि आपके सिंगल पर्पस के लिए बनाए, 2 वॉल जो है मिलकर के एक सिंगल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, बीच में स्पेस होता है। ठीक है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, इस स्पेस को हम कहते हैं यहाँ पर कैविटी। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर 2 वॉल हैं, इसमें से ये वॉल जो है लोड बियरिंग वॉल होता है, ये लोड को बियर करता है। और यहाँ पर 2 चीज़ें समझिए, यहाँ पर जो आपका जो ये बाहर वाल 2 इंडिविजुअल वॉल्स हैं, इसमें जिनको हम लीव्स कहते हैं, इन दोनों इंडिविजुअल वॉल्स को हम केटी वॉल की लीव्स कहते हैं। यदि इनर वॉल की यदि बात करते हैं तो उसको इंटरनल लीव, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल लीव कहते हैं। और आउटर वॉल जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लीव कहते हैं। ठीक है, और कैविटी के लिए एक और जो है टर्म यूज होता है, होलो वॉल का भी टर्म यूज होता है। अब जो रिकमेंडेड आपका कैविटी साइज जो है वो फॉल करता है 40 to 10 सेंटीमीटर, मीन्स 4 to 10 सेंटीमीटर मीन्स 40 to 100 mm के बीच। ठीक है, इसमें आपका जो है वेरी करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए मिनिमम जो है, अच्छा मिनिमम थिकनेस एटलीस्ट आपका 10 mm का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ यहाँ पर 10 mm तो दिख नहीं रहा है, 40 से 100 सेंटीमीटर है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन लगभग 50 mm हो जाएगा। ठीक है, अब देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ दैट। तो यदि एडवांटेजेस की मैं बात करता हूँ तो ये आपको बेटर थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो है, जो हमारे जो लिप्स हैं कैविटी वॉल, कैविटी के, उसके बीच में क्या है, स्पेस है। अब ये स्पेस क्या करता है, ये स्पेस में एयर होता है, और ये एयर क्या करता है कि तुम्हारा आपका जो है जो थर्मल है, वो जो आपका जो है कोई भी यदि मान लीजिए बर्निंग हो रही है, उसके कारण जो थर्मल एनर्जी है उसको अंदर आने से रोकता है, क्योंकि अंदर ही रोक लेता है। मॉइस्चर कंटेंट को जो है, होलो स्पेस जो है उसको पार करने से रोकता है, तो डैम्पनेस को भी प्रिवेंट करता है। और ये आपका गुड साउंड इंसुलेटर्स भी होते हैं, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है माइल्ड स्टील इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ। कह रहा है जो माइल्ड स्टील होता है उसका यूज हम किसके मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, कॉम्प्रेशन मेंबर्स के, कटिंग टूल्स के, रोल्ड स्टील सेक्शंस के, या टेंशन मेंबर्स के। अब यदि माइल्ड स्टील की बात करते हैं, ठीक है, एक चीज़ समझिए, यहाँ पर माइल्ड स्टील जो होती है उसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है लो कंटेंट होता है। ठीक है, इसमें लो कार्बन कंटेंट अवेलेबल होता है। इसका मतलब जब लो कार्बन कंटेंट अवेलेबल होगा तो इसकी हम फोर्जिंग भी कर सकते हैं और वेल्डिंग भी कर सकते हैं ईजिली। तो माइल्ड स्टील जो होता है, और एक चीज़ और समझिए, माइल्ड स्टील आपका डक्टाइल होता है, इसका मतलब क्या करेगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस जो होती हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए इसके द्वारा हम बीम, जॉइंट्स और आपके गर्डर्स वगैरह जो है उसका हम बना सकते हैं। ठीक है, इसका यूज हम जो है अपना स्टील सेक्शन जो होते हैं, रोल्ड स्टील सेक्शन, उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी करते हैं।
ठीक है। इनके द्वारा हम रेनफोर्सिंग बार्स भी बना सकते हैं, सीट पाइल्स, रूफिंग कवर, ये सब बना सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे जो टूल्स होते हैं, जितने भी मैकेनिकल टूल्स होते हैं, जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, उनको हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, और उसमें कार्बन परसेंटेज की यदि हम बात करते हैं 0.55 से लेकर 1.5% तक यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो माइल्ड स्टील को जो है हम अपने रोल्ड स्टील सेक्शंस के जो है मैन्युफैक्चरिंग में यूज में ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा था मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए वेल सीजनड वुड इज इन द रेंज। कह रहा आपका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वेल सीजनड जो वुड होती हैं उसके लिए किस रेंज में होता है, 10 to 12%, 60 to 65%, 48 to 210% और 70 to 27 to 35%। अच्छा, यदि मैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर की बात करता हूँ, क्या होता है सीजनिंग ऑफ टिम्बर, हम क्या करते हैं, हमारा जो टिम्बर है उसमें जो मॉइस्चर अवेलेबल है, तो हम अपने रिक्वायर्ड लेवल, अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उस मॉइस्चर कंटेंट को जब हम रिड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सो सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज द प्रोसेस इन विच द मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल इन द टिम्बर विल बी रिड्यूस एट रिक्वायर्ड लेवल। अच्छा, इसको रिड्यूस करने से क्या मिलता है, जब हम मॉइस्चर कंटेंट को अपना रिड्यूस करते हैं तो हमको बेटर स्ट्रेंथ मिलती है, इलास्टिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज जो है ये आपको डेवलप हो जाती है आपके टिम्बर में। अब वेल सीजन टिम्बर की बात करते हैं तो उसमें 10 to 12% मॉइस्चर कंटेंट जो है आपके सीजनिंग के बाद भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 10 to 12%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक लाइम, कह रहा इनमें से कौन सा एक क्विक लाइम है, CaCO3, CaO, CaOH ट्वाइस और CaCl2। क्विक लाइम की बात करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं CaO, क्या करता है ये आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है और आपका स्लैक्ट लाइम CaOH ट्वाइस जो है इसको फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो कॉमन नेम्स की मैं बात करता हूँ, जैसे लाइम स्टोन की बात करता हूँ, क्या होता है CaCO3 जिसको हम क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्लोराइड ऑफ लाइम की यदि हम बात करें CaOCl2 जो है उसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, और चौक पाउडर जो होता है इसको CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो यदि मैं बात करता हूँ तो आपका क्विक लाइम जो होता है क्या होता है CaO होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फेल्योर थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड, कह रहा है आपका जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फेल्योर थ्योरी है उसको और किस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, रैंकाइन, ट्रेस्का। तो एक चीज चलो समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यदि हम बात करते हैं तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को हम रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी आपका क्या कहता है कोई भी मटेरियल यदि है हमारे पास, ठीक है, और वो फ्रैक्चरिंग में फेल जो होता है कब होता है, जब आपका लार्जेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ से सिंपल टेंशन टेस्ट में यदि एक्सीड कर जाए तो आपका मटेरियल फ्रैक्चरिंग में फेल्योर कर जाता है, ठीक है। क्या होता है जैसे जैसे आपकी मटेरियल क्या हुआ है, ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल में जैसे जैसे हाईली स्ट्रेस पॉइंट तक हम अपने मोस्ट हाईली स्ट्रेस पॉइंट तक जो है अपना स्ट्रेस को ले जाएंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस को, तो क्या करेगा धीरे धीरे वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा और आपका जो है क्रैक बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, और ये आपकी थ्योरी जो है केवल ब्रिटल जो आपके सेक्शन है जैसे कास्ट आयरन वगैरह है उसके लिए आपका डिस्क्राइब करता है। अच्छा, कुछ अदर थ्योरीज भी हैं जैसे आपको थ्योरी ऑफ फेल्योर में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसको हम रैंकाइन थ्योरी करते हैं, और शेप जो आता है आपका स्क्वायर आता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी की यदि हम बात करते हैं इसको हम कहते हैं सेंट वेनेंट थ्योरी, जिसमें आपका शेप जो होता है रोम्बस बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछते हैं। टोटल स्ट्रेंथ थ्योरी की यदि हम बात करते हैं, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी की, उसको हम हेक्स थ्योरी भी कहते हैं जो कि आपका एलिप्स शेप प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम गसेट एंड टास्का थ्योरी कहते हैं जो कि हेक्सागोन आपका शेप देता है। शेप से क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका वॉन माइस एंड हैंस की थ्योरी के नाम से जाना जाता है जिसको हम इलिप्स शेप मिलता है। तो ये सारी थ्योरीज आपको मैं बता दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो स्ट्रेस फेल्योर थ्योरी है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम रैंकाइन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या डॉट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉइल। कह रहा है किसी भी सॉइल के लिए कह रहा है आपका जो है रेशियो किसका, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉइल, मतलब ये वी कह रहा है ये रेशियो क्या कहलाता है, आपको पता है ये रेशियो क्या कहलाता है। तो इस रेशियो की जब हम बात करते हैं इसको हम कहते हैं पोरोसिटी। क्या कहते हैं, पोरोसिटी, ठीक है। ये रेशियो हमारा क्या है, ये हमारा पोरोसिटी है,
ठीक है। ये हमारा रेशियो होता है पोरोसिटी, इसको हम ईटा के द्वारा बताते हैं, ठीक है, पोरोसिटी। अच्छा, पोरोसिटी में हम टोटल वॉल्यूम लेते हैं। अच्छा, वॉइड रेशियो की हम बात करते हैं, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हम सॉइल नहीं ले रहे हैं, आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेते हैं, तो ये होता है हमारा क्या, वॉइड रेशियो। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पोरोसिटी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी ऑफ फेल्योर डज द डक्टाइल मटेरियल बिगिन टू यील्ड व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन रीचेज द स्ट्रेन। अच्छा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस। अच्छा, यदि हम बात करते हैं, कह रहा है किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, किस फेल्योर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डक्टाइल मटेरियल है वो जब आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है स्ट्रेन तक पहुंच जाता है तो आपका डक्टाइल मटेरियल जो है फेल करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है, यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यदि हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जिसको हम सेंट वैकेंट थ्योरी भी कहते हैं, ये कहता है कि आपकी जो यील्डिंग मैक्स होती है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन पर जैसे ही एक्सीड करता है स्ट्रेन से, किसी भी स्ट्रेन से एट द टेंसाइल यील्ड पॉइंट, वहाँ पर जो है चाहे सिंपल हो या आपका सिंपल टेंशन हो या कॉम्प्रेशन हो, ठीक है, वहाँ पर यील्डिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। ये आपकी थ्योरी की यदि हम बात करते हैं तो ये आपको जो डक्टाइल मटेरियल उसके बिहेवियर को जो है ओवर एस्टिमेट करता है, उसको नहीं करता है, ठीक है। ये ब्रिटल मटेरियल के लिए आपका ये थ्योरी जो है कभी भी आपका जो है ये थ्योरी जो है आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए आपका फिट नहीं होता है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेंट वैकेंट थ्योरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI व्हाट इज द साइज ऑफ A3 सीट इन mm। कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग जो A3 साइज की सीट होती है उसका स्टैंडर्ड आपका जो है साइज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो ISO है उसके द्वारा जो है आपका जो है यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि A0 के लिए हम डायमेंशंस की बात करते हैं, mm में है सारे, 841 इंटू 1189 mm। A1 के लिए यदि हम बात करते हैं तो आपका 594 इंटू 841। A2 की बात करते हैं 420 इंटू 594। A3 की यदि हम बात करते हैं 297 इंटू 420। A4 की बात करते हैं तो 210 इंटू 297। तो यदि मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन A3 के लिए पूछ रखा है, तो A3 के लिए क्या होगा, 237 इंटू 420। तो यहाँ पर अच्छा A3 के लिए 420 इंटू A3 कह रहा है ना आपका 480। A3 के लिए यदि मैं बात करता हूँ तो 297 इंटू 20 B होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पर या तो क्वेश्चन में यदि A2 के लिए पूछे तो A3 के लिए पूछ रखा है ना, तो A3 के लिए हमको पूछे तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलत है, ठीक है। चलिए इसको मैं सही करा दूंगा आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का DPC मीन्स का, DPC का फुल फॉर्म क्या होता है, डैम प्लेन कॉन्क्रीट, डैम प्रूफ कोर्स, डैम्पनेस परमिएबल कॉन्क्रीट या डैम प्रिवेंशन कोर्स। अच्छा, DPC के यदि हम बात करते हैं क्या कहते हैं, डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं, ठीक है। ये हम अपने बेसमेंट लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, जो मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर है आपका वॉल्स वगैरह में जो है फ्लोर्स वगैरह में वो ना आए, उसको हम रेस्ट्रिक्ट करने के लिए DPC प्रोवाइड करते हैं और इसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। और DPC इन जनरल आपका 2.5 सेंटीमीटर थिक आपका जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें सीमेंट कॉन्क्रीट का जो रेशियो होता है 1:1.5 और आपका 3, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं, 2 सेंटीमीटर के लिए 1:2 यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब सही ऑप्शन क्या होगा, डैम प्रूफ कोर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इफ द हार्मफुल सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉइल इज सोडियम कार्बोनेट इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द एडिशन ऑफ। कह रहा है कि यदि आपका हार्मफुल सॉल्ट जो हैं वो आपके सॉइल में अवेलेबल हैं और वो कौन सा, सोडियम कार्बोनेट। तो कह रहा है कि इसको हम कैसे, किसको ऐड करके न्यूट्रलाइज करेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। अब यदि हमारे सॉइल में मान लीजिए कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमारा सॉइल जो होगा क्या होगा, सेलाइन सॉइल होगा। तो वहाँ पर हम जिप्सम CaSO4 को ऐड करते हैं लीचिंग प्रोसेस से पहले, और उसको ऐड करके हम क्या करते हैं, अपने वाटर में थ्रोली मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो Na2CO3 है वो जिप्सम से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4 इसका फॉर्मेशन करेगा, जो कि आपका ईजिली लीच्ड आउट हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू रेसिस्ट द प्रेशर ऑफ एन
अर्थ फिलिंग, कह रहा है कि अर्थ फिलिंग जो है उसके प्रेशर को रेसिस्ट करने के लिए किस वॉल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिटेनिंग वॉल, ब्रेस्ट वॉल, पैरापेट वॉल या बट्रेस। यदि हम बात करते हैं रिटेनिंग वॉल की, क्या होता है, ये आपका एक ऐसा वॉल होता है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने जो बैकफिल जो है, जो हमारा जो है बैकफिल है, जो सॉइल है, ठीक है, उसका जो प्रेशर आता है उस प्रेशर को रिटेन करने के लिए हम अपना जो है रिटेनिंग वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ ब्रेस्ट वॉल, तो ब्रेस्ट वॉल किसके लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये आपको जो जहाँ पर नेचुरल स्लोपिंग आपको मिलती है वहाँ पर कटिंग एक्शन जो नेचुरल आपका जो है नेचुरल एजेंट्स हैं उसके द्वारा हो रहा है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्रेस्ट वॉल प्रोवाइड करते हैं। पैरापेट वॉल आपको पता ही है कि घरों के ऊपर हम जो है अपने फायर स्प्रेड वगैरह जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए पैरापेट वॉल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा रिटेनिंग वॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, M10 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सिंग रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली, कह रहा है M10 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए जो आपका मिक्सिंग रेशियो होता है क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। M5 के लिए क्या होता है आपका 1:5:10, M7.5 के लिए आपका 1:4:8, M10 के लिए 1:3:6, M15 के लिए आपका 1:2:4, M20 के लिए आपका 1:1.5:3 और M25 का 1:1:2। तो आपके सारे यहाँ पर मैं मिक्सेस आपको बता दिया हूँ ग्रेड के। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1:3:6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा द टाइप ऑफ वॉल्व विच अलाउज वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन बट प्रिवेंट इट्स फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन इज, कह रहा है कि आपको कौन सा इसमें सा जो है आपका जो है वॉल्व है वो क्या करता है कि आपके केवल एक ही डायरेक्शन में जो फ्लो होता है उसको अलाउ करता है, बाकी अपोजिट डायरेक्शन में उसके फ्लो को जो रिवर्स डायरेक्शन होता है उसमें उस फ्लो को प्रिवेंट करता है। स्लूस वॉल्व, प्रेशर रिलीफ वॉल्व, एयर रिलीफ वॉल्व या रिफ्लेक्स वॉल्व। अच्छा यदि हम बात करते हैं चेक वॉल्व्स या रिफ्लेक्स वॉल्व्स की, क्या होते हैं चेक वॉल्व्स या रिफ्लेक्स वॉल्व्स, ये ऐसे आपके वॉल्व्स होते हैं जो कि आपके जो वाटर होता है उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो होता है, फ्लो बैक जो होता है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसको हम प्रोवाइड कहाँ करते हैं, तो इसको हम प्रोवाइड करते हैं अपने डिलीवरी साइड पे, कोई हमारा पंपिंग सेट है उसका डिलीवरी साइड पे प्रोवाइड करते हैं, और उसको इंटरसेक्शन जो आपका पॉल्यूटेड सिस्टम है उसके बीच जो इंटरसेक्शन है उसमें भी प्रोवाइड करते हैं पोर्टेबल वाटर सिस्टम में, ठीक है। और ये वॉल्व जो है ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व की यदि मैं बात करता हूँ तो इसको जो है हम अपने जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें जो प्रेशर रेगुलेटर है उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। किसके लिए, तो प्रेशर जो है उसको रिड्यूस करने के लिए, एयर सिस्टम में ज़्यादा प्रेशर ना बने उसको रिड्यूस करने के लिए इसको हम यूज में लाते हैं। एयर रिलीफ वॉल्व की यदि हम बात करते हैं तो ये भी प्रेशर सिस्टम में ही यूज करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में कोई फेल्योर ना हो उसके लिए हम प्रेशर रिलीफ वॉल्व को यूज करते हैं। ये क्या करता है कि जो आपका प्रेशराइज्ड फ्लो हो रहा है उसमें जो गैसेज होती हैं, ठीक है, उनको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। स्क्वायर वॉल्व की यदि हम बात करते हैं तो पाइप सिस्टम में जो आपका जो है ड्रेन आउट वाटर को करने के लिए इस वॉल्व का यूज करते हैं। स्लूस वॉल्व की यदि हम बात करते हैं तो इसको जो है वाटर पाइप सिस्टम में जहाँ पर नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं वहाँ पर हम रेगुलेशन वर्क के लिए स्लूस वॉल्व का यूज करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वॉल्व है जो कि केवल एक डायरेक्शन में आपके फ्लो को अलाउ करता है और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो को आपको जो है प्रिवेंट करता है, तो वो होता है आपका कौन सा, तो वो होता है रिफ्लक्स वॉल्व जिसको हम कहते हैं चेक वॉल्व्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बलास्ट मेक्स इट अनसूटेबल फॉर यूज, कह रहा है इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है बेलास्ट की जो उसको यूज के लिए अनसूटेबल बताती है। हाई मॉडुलस, हाई स्टेबिलिटी, हाई रेजिलियंस, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन। ये हम बात करते हैं हाई वाटर एब्जॉर्प्शन, जो आपका यदि बलास्ट जो है उसका हाई वाटर एब्जॉर्प्शन है तो बलास्ट आपका जो वीक होगा और इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एज पर IS 2386/1963 आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ठीक है, वो आपका 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि हायर मॉडुलस वैल्यू है आपका जो है बेलास्ट का तो आपको बेटर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है रेलवे ट्रैक के लिए, इसका मतलब जो लोड बियरिंग की एबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। यदि हायर स्टेबिलिटी आपका जो है इसका मतलब बलास्ट जो क्या करेगी, स्लीपर्स जो है उनको एक अच्छे पोजीशन में होल्ड करके रखेगी, जिससे जो वाइब्रेशन वगैरह है, शॉक वगैरह है, इम्पैक्ट लोडिंग है, उससे आपको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। हाई रेजिलियंस का मतलब क्या है, हाई रेजिलियंस है इसका मतलब बलास्ट जो है जो ट्रेन का डायनामिक बिहेवियर है उसको रेसिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो आपका
केवल कौन बनाता है, तो वो आपका बनाता है हाई वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कॉम्पैक्ट। कह रहा है इलास्टिक इम्पैक्ट के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है क्या होता है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए हम बात करते हैं, ये आपका रेशियो होता है किसका, ये आपका रेशियो होता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के बाद और इम्पैक्ट पहले उसका जो रेशियो होता है उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब यदि हम बात करते हैं यदि वैल्यू ई इक्वल टू 0, इसका मतलब आपका मटेरियल जो है, आपकी जो बॉडी जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। ई इक्वल टू 1 का मतलब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, ठीक है। और यदि कोई केस है जिसमें आपकी बॉडी ना ही इलास्टिक है परफेक्टली और ना ही प्लास्टिक है, तो वैल्यू आपका जो ई की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलास्टिक इम्पैक्ट के लिए कितना होता है, तो आपका 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन रूफिंग सीट टर्मिनोलॉजी CGI मीन्स, कह रहा है आपका रूफिंग सीट में जो टर्मिनोलॉजी है CGI, इसका मतलब क्या होता है। तो जो भी हमारे रूफिंग सीट्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, देखिएगा कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं। इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं आपका, यदि हम CGI की बात करते हैं कोरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं कोरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, अब क्या हुआ देखिए यहाँ पर समझिएगा। जब हम बात करते हैं कोरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन की, यदि हम बात करते हैं क्या होता है, ये यदि कोरुगेशन पैटर्न यदि हम प्रोवाइड करते हैं, तो कोरुगेशन पैटर्न क्या करता है कि जो शीट्स का जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब जो शीट्स की स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है उसको ये इम्प्रूव कर देता है, जिसके कारण जो यदि कोई आपका ज़्यादा वेट आया स्नो वगैरह का तो उसको सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो सीट टर्मिनोलॉजी में CGI का मीनिंग की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका कोरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए फ्लो कॉल्ड हाइपरसोनिक इफ द मैक नंबर इज। कह रहा है कि एक फ्लो है उसको हाइपरसोनिक कब कहेंगे, जब आपका मैक नंबर होगा क्या। अच्छा, मैक नंबर की यदि हम बात करते हैं क्या होता है, मैक नंबर आपका रेशियो होता है किसका, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन एन अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रीम टू वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। आपका जब आपका मैक नंबर लेस देन यूनिटी होता है इसको हम कहते हैं क्या, सबसोनिक फ्लो। जब आपका मैक नंबर जो होता है वो इक्वल टू यूनिटी होता है इसको हम कहते हैं आपका क्या, कॉल्ड सोनिक फ्लो। यदि आपका मैक नंबर 1 से 5 के बीच में है तो इसको हम कहते हैं सुपरसोनिक फ्लो, और यदि आपका मैक नंबर मोर देन 5 है तो इसको कहते हैं हाइपरसोनिक फ्लो। यहाँ पर मोर देन 6 दे रखा है तो यहाँ पर हाइपरसोनिक का मोर देन 6 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट नहीं है। कह रहा है इन कंबाइंड सीवरेज सिस्टम वन सेट ऑफ सीवर इज लीड फॉर बोथ सैनिटरी सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर। कह रहा है कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में एक ही सेट का सीवर जो है वो दोनों के लिए, सैनिटरी सीवेज के लिए और स्टॉर्म वाटर के लिए यूज में लाया जाता है। कह रहा है इन सेपरेट सिस्टम द डिज़ाइन ऑफ सीवेज सिस्टम इज इकोनॉमिकल। कह रहा है सेपरेट जो सिस्टम होता है उसमें जो सीवर की डिज़ाइनिंग होती है इकोनॉमिकल होती है। कह रहा है एज द सीवेज इज डाइल्यूटेड बाई स्टॉर्म वाटर इन कंबाइंड सीवरेज सिस्टम कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज लो। कह रहा है कि यदि हम बात करते हैं जो हमारा कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में जो सीवेज का डाइल्यूशन होता है स्टॉर्म वाटर के कारण, उसके कारण कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो लो होता है। कह रहा है इन सेपरेट सिस्टम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी आर इजिली अवेलेबल एंड ओकेजनल फ्लशिंग इज रिक्वायर्ड। कह रहा है सेपरेट सिस्टम में सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो होती है वो आपकी जो इजीली अवेलेबल होती है और ओकेजनल फ्लशिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अब चलिए हम एक एक सिस्टम को पढ़ते हैं। हमारे पास जो है दो प्रकार के सिस्टम हैं सीवरेज में। पहला सेपरेट सीवरेज सिस्टम। अच्छा, यदि मैं सेपरेट सीवरेज सिस्टम की बात करता हूँ क्या होता है, इसमें आपको 2 सेट्स ऑफ सीवर जो है रिक्वायर्ड होते हैं। एक क्या करता है आपका, एक इसमें से सिस्टम जो सीवरेज होता है वो आपका एक क्या करता है, आपको सैनिटरी सीवेज को कैरी करता है और दूसरा स्टॉर्म वाटर को कैरी करता है। यदि हम बात करते हैं जो क्वांटिटी ऑफ सीवरेज जो होता है, यहाँ पर क्या हुआ, दोनों को अलग कर दिया हमने क्या किया कि अपने सैनिटरी सीवेज को अलग कर दिया और स्टॉर्म वाटर को अलग कर दिया। इसका मतलब जो सीवरेज होगा, जो क्वांटिटी ऑफ सीवरेज होगा वो आपका जो है ट्रीटमेंट के लिए लेस जाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्टॉर्म वाटर नहीं है तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है। और ये सिस्टम की यदि हम बात करते हैं ये वहाँ पर यूज़फुल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है,
ठीक है। अब यहाँ पर 2 सेट्स जो हैं लाइंस जो है वो आपको ले डाउन किए जाते हैं, ये आपका चीपर हो जाते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं आपका नैरो स्ट्रिट के लिए, इसका यूज करना डिफिकल्ट हो, जहाँ पर नैरो स्ट्रिप है वहाँ 2-2 पाइप डाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ये सिस्टम आपके रॉकी एरियाज़ के लिए सूटेबल होता है, और यहाँ पर जो सीवर पाइप्स यूज करते हैं वो सर्कुलर शेप्ड यूज करते हैं। और यदि मैं बात करता हूँ अपना कंबाइंड सीवरेज सिस्टम की, क्या होता है कंबाइंड सीवरेज सिस्टम? कंबाइंड सीवरेज में आपका जो एक सेट सीवर कलेक्ट करते हैं सैनिटरी सीवेज के लिए, और दूसरा आपका स्टॉर्म वाटर, ठीक है। मतलब एक ही में दोनों एक ही पाइप होती है। यहाँ पर देखिए मैं फिगर में आपको दिखाता हूँ, एक ही पाइप दोनों में देखिए आपका जो है इसमें सीवेज भी आ रहा है घरों से, और इसी में स्टॉर्म वाटर भी आ रहा है। तो ये होता है कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, ठीक है। ये आपका जो नैरो स्ट्रीट्स है वहाँ पर एप्लीकेबल है, बट यहाँ पर जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है सीवर की वो लेस होती है। यदि हम बात करते हैं, ये आपको ऑटोमेटिक फ्लशिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहाँ सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी आपकी इजीली हो जाती है, क्योंकि स्टॉर्म वाटर भी वहीं पर आ रहा है, सीवरेज भी वहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक से एक सीवर जो है उसको यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ओवरऑल यदि मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करता हूँ इस सीवेज में, वो हाई आती है एज़ कम्पेयर टू सेपरेट सीवरेज, ठीक है। और यहाँ पर जो है लार्ज डायमीटर होने के कारण जो है क्लीनिंग ईजी होती है, ठीक है। तो यदि मैं बात करता हूँ अपने क्वेश्चन पे आकर के, कह रहा है कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं है। कंबाइंड सीवरेज सिस्टम जो होता है कह रहा है कि वन सेट ऑफ सीवर इज लेड फॉर बोथ सैनिटरी सीवेज एंड स्टॉर्म, बिल्कुल सही बात है। कह रहे इन सेपरेट सिस्टम डिजाइन ऑफ सीवेज सिस्टम इज इकोनॉमिकल, बिल्कुल सही बात है। कह रहे एज सीवेज इज डायल्यूटेड बाय स्टॉर्म वाटर इन कंबाइंड सीवेज सिस्टम कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज लो, ऐसा कुछ नहीं होता, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पर लो नहीं आता है, ठीक है। ये आपका जो है स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, बाकी सारे आपके जो है करेक्ट है। वन सेकंड, यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ ये आपका सही है, कौन सा गलत है ये हमको बताना है ना। वन सेकंड, यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि सेपरेट सिस्टम का सेल्फ क्लीनिंग, सेपरेट सिस्टम में आपकी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो है वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सीवरेज अलग जाता है और स्टॉर्म वाटर अलग होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर हेड, दिस टाइप ऑफ एस्टिमेट इज कॉल्ड एज। कह रहा है जो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है हॉस्पिटल्स का उसको हम कॉस्ट पर हेड में जो है एक्सप्रेस करते हैं। कह रहा है कि ये एस्टिमेट क्या होता है। अब यदि मैं बात करता हूँ हमारे पास, जब हमारे पास जो है कोई यूनिट दे रखा है, ठीक है, यूनिट रेट पता है कि आपका जो कॉस्ट जो है पर यूनिट का क्या है, और नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर जो हमारा एस्टिमेट कहलाता है, तो हमको टोटल जो वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, कॉस्टिंग मिल जाती है, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो इस मेथड को हम कहते हैं आपका यूनिट एस्टिमेट मेथड। क्या कहते हैं? यूनिट एस्टिमेट मेथड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसा हॉस्पिटल है, आपके जो है कॉलेज होगा, नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग, तो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ड्रॉप पैनल इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन। जो कह रहा है जो ड्रॉप पैनल होता है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट किस में होता है? ग्रिड फ्लोर में, फ्लैट प्लेट में, स्लैब बीम सिस्टम ऑफ फ्लोर में, या फ्लैट स्लैब में। अब यदि हम बात करते हैं फ्लैट स्लैब की, क्या होता है फ्लैट स्लैब? फ्लैट स्लैब यदि आपकी बात करते हैं, ये आपका 2 वे रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब होता है, जो कि यूजुअली बीम, और जिसमें आपका यूजुअली यदि मैं बात करता हूँ तो बीम और आपके गर्डर्स जो हैं वो नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और ये लोड जो है डायरेक्टली आपके जो सपोर्टिंग कंक्रीट कॉलम्स हैं उसके द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। अब फ्लैट स्लैब की यदि हम बात करते हैं, इसमें सपोर्टिंग 3 प्रकार से दी जाती है। पहला, हम क्या करते हैं कि ड्रॉप पैनल जो होता है उसको यूज करते हैं, और कॉलम कैपिटल जो है फ्लैट स्लैब में यूज करते हैं, या हम ड्रॉप पैनल विदाउट कॉलम कैपिटल इन स्लैब यूज करते हैं, या यूजिंग कॉलम कैपिटल विदाउट ड्रॉप पैनल इन फ्लैट स्लैब। अब यदि मैं बात करता हूँ ड्रॉप पैनल की, क्या होता है? ये आपका थिकन पार्ट होता है, ये आपका जो थिकन पार्ट होता है, ये हमारा जो थिकन पार्ट होता है इसको कहते हैं ड्रॉप पैनल। ये क्या करता है? ये आपको जो है स्लैब को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसको टेक्निकली ड्रॉप पैनल जो है हम जो है जानते हैं, ठीक है। जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टेक्निकली हम ड्रॉप पैनल के नाम से जानते हैं। तो किस में प्रोवाइड करते हैं? फ्लैट स्लैब में प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है द टेस्ट कंडक्टेड बाई विकार्ट अपैरेटस इज। कह रहा है जो विकार्ट अपैरेटस होता है उससे कौन सा टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं? कंसिस्टेंसी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और फाइननेस। विकार्ट अपैरेटस की यदि हम बात करते हैं, इसके द्वारा कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम जो है हम अपना बता सकते हैं। ये रहा हमारा विकार्ट अपैरेटस, ठीक है। ये रहा हमारा विकार्ट अपैरेटस, जिसमें नीडल जो होती है उसकी डायमीटर 1 mm होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो आपका सर्कुलर कटिंग एज 0.5 mm का होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ आपका विकार्ट एपल्टस कंसिस्टेंसी में यूज होगा तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या द टाइप ऑफ होलो यूज्ड वेयर देयर इज एन इलेबोरेटेड विंडो ओपनिंग इन द वॉल इज। कह रहा है कि जहाँ पर जो है विंडो ओपनिंग जो है आपका एलोबरेट कर रहा है, वहाँ पर जो होलो होता है उसको क्या कहते हैं? जैम्प ब्लॉक, पिलर ब्लॉक, लिंटल ब्लॉक या पार्टीशन ब्लॉक। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी यूज़। यदि हम बात करते हैं पहला कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ब्लॉक, क्या होता है? ये आपका जो है जो वॉल होता है उसके पैरेलल लेंथ पे इसको हम ले डाउन करते हैं। ये आपका क्या कब यूज करते हैं? जहाँ पर आपका कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ब्लॉक्स जो होते हैं वो कॉर्नर इन मेसोनरी वॉल से जुड़ते हैं तो वहाँ पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट कॉर्नर ब्लॉक की यदि हम बात करते हैं तो ये आपके जो आपके स्ट्रक्चर ब्लॉक होते हैं उसमें लॉकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये कॉर्नर जो मेसनरी वॉल से कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है, या आपका जो विंडो और डोर ओपनिंग्स होती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैम ब्लॉक वगैरह है। कॉन्क्रीट पिलर ब्लॉक की यदि हम बात करते हैं तो जहाँ पर आपको दो एंड कॉर्नर्स मिलते हैं वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, जैसे पिलर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। जैम ब्लॉक की यदि हम बात करते हैं तो ये स्ट्रेचर और कॉर्नर ब्लॉक जहाँ पर होते हैं वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इसको जो है जैम ब्लॉक जो है कहाँ पर यूज़ करेंगे? जहाँ पर इलेबोरेटेड आपके विंडो ओपनिंग वॉल्स होते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी वॉल्स आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरा एक एक मैंने लिखा है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अपना इलेबोरेटेड विंडो ओपनिंग्स के लिए तो हम अपना जैम ब्लॉक यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं तो आप लोग को बिल्डिंग प्लानिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी टू बी कंसिडर्ड इन ए आरसी कॉलम ऑफ इल लेंथ इज। कह रहा है कि मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी जो होती है वो रेनफोर्स्ड कॉलम के लिए कितनी आती है? अच्छा, मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी की यदि हम बात करते हैं तो कितना आता है? मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका आता है क्या? ये आपका आता है जो मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी की बात कर, अच्छा क्वेश्चन किसको पूछ रहा है, मिनिमम या मैक्सिमम पूछ रहा है? ठीक है, अच्छा मैक्सिमम तो एल बाई 500 इंटू लेटरल डायमेंशन बाई 30, एल बाई 500 इंटू लेटरल डायमेंशन अपॉन 30 यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं आपका ए डॉट इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग दैट द ड्राइंग इन ए प्रोजेक्ट सेट आर फ्री ऑफ मिस्टेक। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ड्राइंग जो प्रोजेक्ट का है उसमें वेरीफाई करने के लिए कि यहाँ पर अब कोई जब आपके मिस्टेक्स नहीं है? क्लाइंट, रिसेप्शनिस्ट, कैड ट्रेनी या चेकर। यदि चेकर की बात करते हैं, जो चेकर होता है एक ऐसा पर्सन होता है जो आपका ड्राइंग या ब्लूप्रिंट जो होती है उसमें ये बताता है कि आपका ड्राइंग या ब्लूप्रिंट जो है मिस्टेक से फ्री है या नहीं। ये कौन बताता है? चेकर बताता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन एन ओनर कैन बोरो मनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इज पेड देन इट इज कॉल्ड एज। कह रहा है कि एक ऑनर जो आपका मनी जो है आपका सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है बोरो कर सकता है, इंटरेस्ट को पेड कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मॉर्टेज, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या लीज। यदि मॉर्टेज की बात करते हैं, मॉर्टेज क्या होता है? ये आपका डेब्ट होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का डेब्ट होता है। ठीक है, जो हमारा जो है किसी भी सिक्योरिटी को, किसी प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रख करके हम लेते हैं तो ये आपका मॉर्टेज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ और समझिए, एक होता है लीज होल्ड, एक होता है फ्री होल्ड। लीज होल्ड की मतलब की बात करते हैं तो लैंड्स बिलोंग टू द स्टेट लीज टू ऑनर फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पर जो ऑनरशिप जो होती है कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के लिए प्रोवाइड की जाती है, जबकि फ्री होल्ड जो होता है वो ऑनर से ही लैंड बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है लीज पीरियड एंड जब होता है तो ऑनर जो है अपना जो यदि उसको रहना है आगे तो लीज जो है उसका जो है जो रेंट है उसको पे करता है एक्सटेंड करके। यहाँ पर तो ऑनरशिप ही इनडिफिनिट होती है। लीज होल्ड में यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपको जो यदि आपको जो है ट्रांसफ़र करनी है ऑनरशिप तो आपको स्टेट कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर जो है फ्री होल्ड तो उसी प्रॉपर्टी है तो उसको कोई ऑनरशिप जो ट्रांसफ़र करने में कोई स्टेट की जो है रिक्वायरमेंट कांस्टेंट की नहीं ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका यदि लीज होल्ड की मैं बात करता हूँ तो आपका 30 ईयर से ज़्यादा लीज ज़्यादा होगा तो यहाँ पर कोई आपको फाइनेंशियल जो है आपको फाइनेंस जो है कोई बैंक नहीं प्रोवाइड करेगा, जबकि यहाँ पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में जो है प्रोवाइड कर सकता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन मॉर्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ यूजुअली। क्या जो हमारा जो रोपवे वगैरह है, केबल वे है, जो ट्रांसपोर्ट जो आपका एरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसकी लाइफ ड्यूरेशन करीब कितनी होती है? 20 ईयर्स, 5 ईयर्स, 100 ईयर्स या 1 ईयर्स। यदि हम डिज़ाइन लाइफ पीरियड की बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स की, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का 15 ईयर्स, एक्सप्रेस वे या आपका अर्बन रोड्स का 20 ईयर्स,
अदर रोड्स लाइक एमडीआर वगैरह का आपका 10 to 15 ईयर्स, रेल ट्रांसपोर्ट का 3 to 100 ईयर्स, एरियल ट्रांसपोर्ट का 20 ईयर्स और एयरपोर्ट पेमेंट रनवे वगैरह का 20 ईयर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं रोपवे वगैरह का कितना होता है, एरियल ट्रांसपोर्ट का 20 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका कास्टिलांगोस थ्योरम फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, कह रहा है जो कास्टिलांगोस थ्योरम है किस कैटेगरी में आता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड, स्टिफनेस मेथड, फोर्स मेथड और इक्विलिब्रियम मेथड। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के एनालिसिस की जो है हमारे पास मेथड्स दो हैं, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड की बात करते हैं इसमें टाइप ऑफ इंडिटर्मिनेसी जो होती है स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट मेथड में टाइप ऑफ इंडिटर्मिनेसी आपकी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी होती है। यहाँ पर जो गवर्निंग इक्वेशन होता है कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन होता है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है। यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशंस जो होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स पे होते हैं, यहाँ पर स्टिफनेस मैट्रिक्स पे होते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पर कौन कौन से आपका मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क, कॉलम एनालॉजी मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड और कास्टिलांगोस थ्योरम। डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या है आपका स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, काइनेस मेथड और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है टेबल है, ये याद रखेंगे, ये बहुत एग्जाम में आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, तो कास्टिलांगोस थ्योरम जो है आपका फोर्स्ड मेथड है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है विच सॉइल विल टेक ईयर्स एंड डिकेड्स टू अंडरगो फुल सेटलमेंट आफ्टर द न्यू बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। कह रहा है कि आपको कौन सा ऐसा सॉइल है जहाँ पर जो है जब न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है तो फुल सेटलमेंट होने में नंबर ऑफ डिकेड्स और ईयर्स जो है लेता है। ठीक है, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले। अब रेट ऑफ सेटलमेंट के लिए हम बात करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके जो है सॉइल की परमेबिलिटी पे। ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है सॉइल की परमेबिलिटी। यदि हायर परमेबिलिटी होगी तो हायर सेटलमेंट होगा। ठीक है, और अमाउंट ऑफ वाटर जो है सॉइल में वो रिटेन कर जाएगा। ठीक है, जैसे आपका जो है सैंडी, क्ले, ग्रेवल, सिल्ट, ये आपके होते हैं क्ले, यहाँ पर मैक्सिमम पोरोसिटी होती है। इसका मतलब ये क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्ले जो होती है उसकी मिनिमम परमेबिलिटी होती है, लेस वाइड साइज होता है, तो क्ले जो होता है मैक्सिमम टाइम लेता है आपको फुल सेटलमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है व्हेन द क्वांटिटीज ऑफ वर्क आइटम्स आर डिफिकल्ट टू क्वांटिफाइड एंड द रेट एनालिसिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स इशू but still the contractor is willing to undertake a work when the type of contract best suited is। कह रहा है कि आपका यदि क्वांटिटी ऑफ जो वर्क है आइटम का वो आपका डिफिकल्ट है, रेट एनालिसिस जो है वो भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है तो कह रहा है किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सूट करेगा। ठीक है, अच्छा यदि बताइए यहाँ पर मैं बात करता हूँ। ठीक है, यदि आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पर यदि पता चल रहा है कि यार डिफिकल्ट है हमारे पास जो क्वांटिफाइड करना वर्क को, रेट एनालिसिस को जो है वो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर कैलकुलेट करना, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वहाँ पर जो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट या लमसम कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर लमसम कॉन्ट्रैक्ट में एक आइडिया लगा लेते हैं कि आपको कितना जो है आपका मटेरियल लगेगा, कितना आपका जो है एक्सपेंडिचर होगा, ये सब लमसम कॉन्ट्रैक्ट में हम एक आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका नेगोशिएशन वगैरह भी कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेड होता है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लमसम कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मॉडुलर रेशियो इज द रेशियो बिटवीन द यंग मॉडुलस ऑफ, कह रहा है मॉडुलर रेशियो जो होता है किसके यंग मॉडुलस का रेशियो होता है, सैंड एंड स्टील, कंक्रीट एंड सीमेंट, स्टील एंड कंक्रीट और स्टील एंड सीमेंट। यदि मैं बात करता हूँ एज पर IS 456/2000 जो मॉडुलर रेशियो होता है ये आपका रेशियो होता है किसका, ये आपका यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का रेशियो होता है, जिसको हम M = ES/EC और M = 280/3 सिग्मा CBC रखते हैं। ठीक है, जहाँ आपका सिग्मा CBC क्या है, परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ बिल्डिंग एडजॉइनिंग स्ट्रीट मे बी एक्सटेंडेड इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहा है आपको क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन अप विच प्लिंथ ऑफ बिल्डिंग एडजॉइनिंग ए स्ट्रीट में बी लॉफुली एक्सटेंड, जो आपका कोई प्लिंथ है जो बिल्डिंग का वो आगे की ओर देखिए निकला होता है स्ट्रीट में, तो कह रहा है कि जो एक्सटेंडेड होता है जो लॉफुली वो क्या कहलाता है, बिल्डिंग कारपेट, बिल्डिंग प्लान, बिल्डिंग लाइन और बिल्डिंग एक्सटेंड। अच्छा बिल्डिंग लाइन के लिए मैं बात करता हूँ, बिल्डिंग लाइन आपका रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्री होता है जिसके जहाँ तक जो है हम अपना
कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं प्लिंथ का, ठीक है। उसके आगे आपका स्ट्रक्चर कोई प्लिंथ वगैरह जो है नहीं कर सकते, ये आपका 13 मीटर तक होता है, ठीक है। तो ये पूरा कंट्रोल लाइन आपके लिए बिल्डिंग के लिए होता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्डिंग लाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर ए बार ए एंड बार बी आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर सेम मटेरियल को दोनों बने हुए हैं, लेंथ भी सेम है, कह रहे बट बार ए हैज डायमीटर डी, बार ए का डायमीटर डी है, while bar B is diameter is 2d. If both are subjected to same axial load, the ratio of strain energy of bar A to strain energy of bar B is, ठीक है। अब स्ट्रेन एनर्जी की यदि हम बात करते हैं किसी भी मटेरियल में जो स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी होती है क्या होती है, U इक्वल टू पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE, वेयर P इज एक्सियल लोड, एल इज लेंथ ऑफ मेंबर, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों बार जो सेम मटेरियल, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है मटेरियल ए और मटेरियल बी का जो है बराबर हो जाएगा। सेम एक्सियल लोड है मतलब पी ए इक्वल टू पी बी, सेम लेंथ है एल इक्वल टू एल बी, सारी चीज़ें सेम कर दें तो यू क्या आ जाएगा, यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो यदि मैं बात करूँ तो यू ए इंटू यू बी यदि हम करते हैं और ये पूरा डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि एरिया ही चेंज हो रहा है केवल, तो ये आपका 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आउट ऑफ द 4 प्रोसेस लिस्टेड विच इज द लास्ट प्रोसेस, कहाँ या 4 प्रोसेस दे रखा है, इनमें से कौन सा लास्ट प्रोसेस होगा, हार्डनिंग, कॉम्पैक्शन, सेटिंग और इवेपोरेशन। सबसे पहले सेटिंग, फिर कॉम्पैक्शन, फिर इवेपोरेशन, फिर हार्डनिंग होती है। टोटल यदि स्टेप्स की बात करते हैं कॉन्क्रीटिंग प्रोसेस में, तो पहले बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेटिंग, कॉम्पैक्शन, क्यूरिंग, इवेपोरेशन और हार्डनिंग। तो लास्ट क्या होता है, हार्डनिंग होती है, ठीक है। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, हार्डनिंग होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी, कर रहा है इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, डायनामिक प्रिसिपिटेटर, स्प्रे टावर, वेट साइक्लोनिक स्क्रबर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। यदि मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर की, ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर होता है ये आपको पार्टिकुलेट्स के लिए, उनको कलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला डिवाइस है, ठीक है। इस डिवाइस में आपके पार्टिकल्स जो है, आपके गैसेस जो स्ट्रीम होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वाला जो एरिया होता है इससे पास करती है, ठीक है, और ये आपका अलग हो जाता है, ठीक है। यदि मैं एफिशिएंसीज की बात करता हूँ तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर की लेस देन 50% होती है, कलेक्टर्स इंक्लूडिंग साइक्लोन और डायनामिक का 50 to 90%, वेट स्क्रबर जो होता है टावर वेंचुरी स्क्रबर वगैरह 80 से 89%, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का आपका 95 से 99% तक होता है, और फैब्रिक फिल्टर्स का 99% तक होता है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी की यदि हम बात करते हैं तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर दे रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है ए बीम 10 मीटर लॉन्ग फिक्स्ड एट इट एंड्स, ठीक है। एक यहाँ पर बीम है, ये आपके एंड्स पर क्या है, फिक्स है, ओके। 10 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर, चलिए। और क्या कह रहा है कि उस पर यूडीएल लग रहा है कितने का, उस पर यूडीएल लग रहा है आपका कितना, ये लग रहा है आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। कह रहा है फिक्स एंड मूवमेंट, कह रहा है फिक्स एंड मूवमेंट क्या है, तो फिक्स बीम, इसके लिए फिक्स एंड मूवमेंट क्या आ जाएगा आपका WL² अपॉन 12, कितना हो जाएगा आपका 10 × 10 का स्क्वायर बाई 12, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग 83.33 किलो न्यूटन पर मीटर आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है द मेन फंक्शन ऑफ ए डाइवर्जन हेडवर्क ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए रिवर इज, कह रहा है जो मेन फंक्शन डाइवर्जन हेडवर्क का होता है जो कि रिवर से कैनाल निकलती है उसके लिए क्या होता है, टू रेज वाटर लेवल, टू स्टोर वाटर, टू कंट्रोल फ्लड्स या टू रिमूव सिल्ट। यदि हम डाइवर्जन हेडवर्क की बात करते हैं जैसे वियर वैराज, हम क्या करते हैं किसी पेरिनियल रिवर पर इसको जो कंस्ट्रक्ट करते हैं किसके लिए, जिससे वाटर लेवल रेज करे और आपके कैनाल में डाइवर्ट हो सके, जिसको हम डाइवर्जन हेडवर्क कहते हैं, ठीक है। तो यदि मैं बात करता हूँ तो जो आपके जो है डाइवर्जन हेडवर्क्स होते हैं किसी भी कैनाल के लिए वो क्या करते हैं, वाटर लेवल को रेज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था स्टेबिलिटी ऑफ ए सबग्रिड इन ए पेमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, कह रहा है जो स्टेबिलिटी होती है सबग्रिड पेमेंट में वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती है, कॉम्पैक्शन, वाटर कंटेंट, रिजिडिटी या मटेरियल यूज्ड।
यदि मैं बात करता हूँ जो स्टेबिलिटी होती है सबग्रिड की, वो डिपेंड करती है कि आपका वाटर कंटेंट जो है वो कैसा है, ठीक है। यदि वाटर कंटेंट ज़्यादा आ जाएगा तो आपका स्टेबिलिटी जो होती है पेमेंट सबग्रिड की वो आपकी कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ऑप्शन क्या होगा, वाटर कंटेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कंबाइनिंग 2 और मोर प्लॉट्स एज ए सिंगल प्लॉट इज कॉल्ड। कह रहा है 2 या 2 से अधिक प्लॉट को कनेक्ट करके हम सिंगल प्लॉट बना दें, इसको क्या कहेंगे? एमलगमेशन, बिल्डिंग सेटबैक, फ्रंटेज या ब्यूफिकेशन। यदि मैं बात करता हूँ 2 या 2 से अधिक प्लॉट को यदि एक साथ जोड़ दिया जाए उसको हम कंबाइन कहते हैं एमलगमेशन, और यदि दोनों को अलग अलग करते हैं उसको कहते हैं ब्यूफिकेशन। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर कीपिंग इन व्यू द फिजिबिलिटी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट और बजट एस्टिमेट आर प्रिपेयर्ड बाई। कह रहा है कि यदि हम मैग्नीट्यूड, आपका प्रिलिमिनरी मैग्नीट्यूड है, आपका कॉन्सेप्चुअल बजट वगैरह जो बनाते हैं, कॉन्सेप्चुअल बजट जो है या बजट एस्टिमेट जो बनाते हैं, ठीक है, वो आपका किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? कंस्ट्रक्शन मैनेजर, ऑनर हिमसेल्फ, आर्किटेक्चर और इंजीनियर या ऑल ऑफ द ऑप्शंस। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में एक डिटेल एस्टिमेट है, ठीक है, सेमी डिटेल्ड एस्टिमेट है, कॉन्सेप्चुअल एस्टिमेट है, समझिएगा, ठीक है। यदि कॉन्सेप्चुअल एस्टिमेट की यदि हम बात करें जिसको बजट एस्टिमेट भी कहते हैं, ठीक है, ये आपका जो है लेवल ऑफ डिटेल्स कितना 0-30% ऑफ कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट आर अवेलेबल। यहाँ पर एरर 10 to 20% और ये ऑनर के द्वारा बनाया जाता है, जैसे अदर नेम में रफ एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, फिजिबिलिटी एस्टिमेट, ये सब आते हैं, ठीक है। सेमी डिटेल्ड एस्टिमेट का आपका 30 से 80% ऑफ कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर एरर +-5 से लेकर 10%, और ये इंजीनियर्स के द्वारा बनाया जाता है, इसको इंजीनियर्स एस्टिमेट कहते हैं। डिटेल्ड एस्टिमेट में 80 to 100% कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर एरर जो आपका +-2 to 4% होता है और ये कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया जाता है और इसको कॉन्ट्रैक्टर्स एस्टिमेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो बजट एस्टिमेट की बात करते हैं किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ऑनर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह सेंटर लाइन्स सेक्शंस आर ड्राइंग यूजिंग, का जो सेंटर लाइन्स होते हैं किसी सेक्शंस का, सेंटर लाइन्स हैं, सेक्शन लाइन्स हैं, उसको किस पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करते हैं? तो हमारे पास जो 3H और 4H पेंसिल्स जो हैं उसको टेक्निकली हम यूज करते हैं, उसका यूज हम क्या करते हैं, उसका यूज हम अपने सेक्शन लाइन्स और सेंटर लाइन्स के लिए करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3C और 4H, सो 3H और 4H। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिमोट सेंसिंग। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिमोट सेंसिंग के लिए करेक्ट है? कह रहा है द सरफेस फ्रॉम विच इमर्जेंट रेडियंस इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड लैम्बार्टियन सरफेस। सही बात है, एक ऐसा सरफेस जिस पर जो आपका जो रेडियंस जो है पड़ रहा है, ठीक है, और वो कॉन्स्टेंटली सभी डायरेक्शन में आपका रेडियंस इमर्ज हो रहा है, उसको हम लैम्बार्टियन सरफेस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कर द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड फ्लक्स टू इंसिडेंट फ्लक्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस। बिल्कुल सही बात है, जो रिफ्लेक्टेड फ्लक्स और इंसिडेंट फ्लक्स जो होता है, इंसिडेंट फ्लक्स होता है, उसका रेशियो जो है रिफ्लेक्टेंस कहलाता है, जो कि आपका 0 से 1 वेरी करता है, ये भी सही है, ऑल ऑफ द ऑप्शन। द बेसिक प्रॉपर्टी यूज टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सिग्नेचर। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको सिग्नेचर कहते हैं। तो इसका मतलब सभी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है द क्लोराइड कंटेंट और पब्लिक वाटर सप्लाई शुड नॉट एक्सीड। अच्छा, क्लोराइड कंटेंट की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो अलाउएबल लिमिट की यदि मैं बात करता हूँ, परमिसिबल लिमिट की यदि बात करता हूँ, कितना होता है आपका 250 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। कॉज फॉर रिजेक्शन की यदि हम बात करते हैं, कॉज फॉर रिजेक्शन कितना होता है, तो इसका यदि बात कर 600 मिलीग्राम पर लीटर, 600 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर कितना शुड नॉट एक्सीड, तो यहाँ पर 250 मिलीग्राम पर लीटर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है मैंगलोर टाइल्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। कर रहा है मैंगलोर टाइल्स जो होते हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? आपके कंक्रीट टाइल्स से, बर्न्ट क्ले टाइल्स से, मोज़ेक टाइल्स से या स्लेट टाइल्स से? अब मैंगलोर टाइल्स की बात करते हैं तो ये आपके जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग मैंगलोर में होता है, इंडिया में। ये लेड कलर्ड जो क्ले टाइल्स होते हैं। अच्छा, इनकी शेप जो यूनिक होती है थोड़ी, और इसको जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर जो है एक्सट्रीम हीट में करते हैं, इसको फॉर्मेशन जो है एक्सट्रीम हीट में करते हैं। इसका मतलब ये आपका बर्न्ट क्ले टाइप्स में आता है, किसमें? बर्न्ट क्ले टाइल्स में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हनी कम्बिंग डिफेक्ट इन आरसीसी मेंबर इज कॉज्ड बाय। कह रहा है किसी आरसीसी मेंबर में जो हनी कम्बिंग डिफेक्ट होता है वो किसके कारण आता है आपको, ठीक है? पुअर क्यूरिंग, इनएडिक्वेट कॉम्पेक्शन,
शॉक वेव्स और केमिकल रिएक्शन। अच्छा, हनी कम्बिंग की यदि हम बात करते हैं कंक्रीट में, क्या होता है कि जो हमारे जो कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स होते हैं, यदि कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स में आपके जो मोर्टार है वो आपका सही से स्पेसेस में फिल नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर जब आपका जो फॉर्म वर्क हटाएंगे, फॉर्म वर्क स्ट्रिपिंग करेंगे, तो आपको जो सरफेस होता है वो आपको रफ सरफेस देखने को, वहाँ पर वाइड्स बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। इसको हम कहते हैं हनी कम्बिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब इन एडिक्वेट कॉम्पैक्शन के कारण हनी कम्बिंग ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन एडिक्वेट कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैविटी वॉल्स इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर, कह रहा है जो कैविटी वॉल्स होता है जनरली किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, साउंड इंसुलेशन, हीट इंसुलेशन, ऑल ऑफ द ऑप्शन, या प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस। यदि हम बात करते हैं कैविटी वॉल्स, जिसको होलो और सेलुलर वॉल भी कहते हैं, ये आपका यदि वेट की बात करते हैं तो इसका वेट लाइट होता है, लगभग आपका जो है ऑर्डिनरी ब्रिक के साइज में इसका वेट जो होता है 1/3 होता है। ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, साउंड, डैम्प, इन सबको क्या करते हैं आपके जो है प्रिवेंट करते हैं या रिड्यूस करते हैं इनका ट्रांसमिशंस को। ठीक है, ये ब्रिक वॉल की थिकनेस यदि हम बात करते हैं तो आपका 20 mm to 25 mm होती है। ठीक है, ये होमोजेनियस क्ले द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, बिल्कुल, हीट इंसुलेशन, प्रिवेंट डैम्पनेस वगैरह प्रोवाइड करता है, सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड द इक्वेशंस आर डिराइव्ड यूजिंग, क्या स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में जो इक्वेशंस हम डिराइव करते हैं किसके द्वारा, आपको पता है जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की बात करते हैं तो उसमें सारे इक्वेशंस हम जो डिराइव करते हैं वो हम मोमेंट एरिया थ्योरम से डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द मॉडलर साइज ऑफ ब्रिक इज, कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो ब्रिक का मॉडलर साइज होता है क्या होता है, 25 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ पहले, जो स्टैंडर्ड मॉडलर ब्रिक का साइज होता है वो एक्चुअल साइज कितना होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। नॉमिनल साइज 1 सेंटीमीटर ऐड कर दीजिए, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड मॉडलर ब्रिक टाइल की यदि मैं बात करता हूँ तो एक्चुअल साइज 19 इंटू 9 इंटू 4 होता है, और आपका नॉमिनल साइज क्या होता है 25 इंटू 10 इंटू 5 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा किसके लिए मॉडलर साइज ऑफ ब्रिक पूछ रखा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पूछ रखा है, सही ऑप्शन क्या होगा 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर एक्चुअल साइज। कहता कॉमन टाइप ऑफ स्टेयर केस इन बिल्डिंग विथ 2 कंजिक्यूटिव 90 डिग्री डायरेक्शन चेंजेस एट मिड लैंडिंग स्लैब लेवल इज। अच्छा, जहाँ पर मिड लैंडिंग स्लैब पर 90 डिग्री पर कॉन्जिक्यूटिव आपका ये चेंजेस आता है, आपने देखा है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका जो होता है डॉग लेग स्टेयर केस में होता है। ठीक है, जिसमें डॉग लेग स्टेयर केस में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द कन्वेयर सिस्टम यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग लूज मटेरियल्स लाइक सॉइल, ओर्स, कोल्स, कंक्रीट ईटीसी विदाउट नीड ऑफ फुल एनक्लोजर। कह रहे हैं आपका कौन सा कन्वेयर सिस्टम होता है जो कि लूज मटेरियल सॉइल, ओर्स, कोल, कंक्रीट इनको जो है आपका ट्रांसपोर्ट करता है। तो यदि हमारे पास जो बेल्ट कन्वेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके 2 या 2 से अधिक पुलिस लगी होती हैं, बेल्ट कन्वेयर्स क्या करते हैं, ये आपके जो है कन्वे करते हैं लूज सॉइल, मतलब आपके लूज मटेरियल सॉइल, कोल, कंक्रीट, इन सबको कौन कन्वे करता है, वो आपको करता है बेल्ट कन्वेयर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन एज पर IS 456-2000 द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर ऑफ ए स्ट्रक्चर इज। कह रहा है जो IS 456 के अकॉर्डिंग लिमिट स्टेट में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर का फेल्योर है वो क्या होता है, 0.8, 0.9, 0.0975 और 0.08। अब यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर ऑफ स्ट्रक्चर एज पर IS 456-2000 में बात करता हूँ वो कितना होता है 0.0975। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर मटेरियल स्ट्रेंथ क्राइटेरिया आपका 95% या 0.95 होता है। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग इज 0.95 इंटू 0.95 आपका 0.9025 आता है, और ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपका 1 माइनस कर दीजिए तो आपका 0.098 आता है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, क्रॉसिंग एंगल एट द लेवल क्रॉसिंग ऑफ रोड रेल क्रॉसिंग शुड नॉट बी लेस देन। क्या जो क्रॉसिंग एंगल्स होती हैं लेवल क्रॉसिंग पे रोड रेल के, वो आपका कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यदि हम एंगल ऑफ क्रॉसिंग की बात करते हैं सेंटर लाइन ऑफ रोड से यदि मैं बात करता हूँ और रेलवे ट्रैक के लिए यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री कितना जो है आपका 45 डिग्री जो होती है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, तो आपका 45 डिग्री सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है इन इंटरसेप्ट ऑफ वर्टिकल स्टॉफ
is observed as 0.75 meter from tachyometer. The horizontal distance between tachyometer and staff is, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब क्या पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रखा है। एक चीज़ आपको पता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है के एस प्लस सी, ठीक है। चलिए, के की वैल्यू कितना दे रखा है आपका, तो यहाँ पर कितना दे रखा है आपका 0.75 इंटू 100, डिस्टेंस हम 100 ले लेते हैं, और सी जीरो दिया ही नहीं, सी जीरो ले लें, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 75 मीटर, कितना 75 mm, सॉरी 75 mm में आता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन एन एयरक्राफ्ट द फ्यूसलेज इंक्लूड्स, फ्यूसलेज जो है किसको किसको इंक्लूड, अच्छा एयरक्राफ्ट में जब फ्यूसलेज की बात करते हैं, ये आपका मेन बॉडी होता है मशीन का, जिसमें आपका विंग्स, टेल्स, इंजन, ये सारी चीज़ें आपके आती हैं। तो इसमें जो है आपका सभी ऑप्शन, पायलट केबिन वगैरह सब जुड़ के आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा था टोटल डिस्टर्बेंस कवर्ड इन टोटल टाइम इज टर्म्ड एज, कह रहा टोटल टाइम में कितना टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसको हम क्या कहेंगे, तो एवरेज स्पीड आएगा। ऑप्शन नंबर ए बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर मिक्सड विथ क्रोमियम टू मेक स्टेनलेस स्टील, कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए कौन सा जो मटेरियल होता है उसको हम क्रोमियम के साथ ऐड करते हैं। स्टेनलेस स्टील को फॉर्म करने के लिए हम आयरन, निकल और क्रोमियम के अलॉय जो है उसको यूज़ करते हैं, जो कि आयरन जो होता है उसको रस्टिंग को प्रिवेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जीरो ऑफ ग्रेजुएटेड सर्कल ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंपास इज लोकेटेड एट, कह रहा जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसका जो जीरो होता है ग्रेजुएटेड सर्कल का, वो कहाँ पर लोकेट करता है, साउथ एंड पे, ईस्ट एंड पे, वेस्ट एंड पे या नॉर्थ एंड पे। जब हम प्रिज्मेटिक कंपास की हम बात करते हैं, क्या होता है, ये आपका एक नेविगेशन एंड सर्विंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आपका जो ट्रैवर्स होते हैं उनकी बियरिंग को फाइंड करने के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्रकार से, एक सर्वेयर कंपास होता है, एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है, ठीक है। तो जो जीरो होता है वो आपका साउथ एंड पे मार्क होता है प्रिज्मेटिक कंपास में, ठीक है। जीरो साउथ एंड पे और नॉर्थ एंड पे आपका 90 डिग्री ये मार्क होता है, ठीक है। सॉरी 180 डिग्री यहाँ पर मार्क होता है, ये आपका जो है 90 डिग्री और ये आपका 270 डिग्री, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि बात करते हैं डिफरेंसेस की, तो नीडल प्रिज्मेटिक में ब्रॉड नीडल का यूज़ करते हैं, सर्वेयर कंपास में एज बार टाइप का। स्केल के यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर फ्री फ्लोट एलॉन्ग विथ ब्रॉड टाइप मैग्नेटिक नीडल, यहाँ पर बॉक्स से अटैच होता है। यहाँ पर ये होल सर्कल बियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, सर्वेयर कंपास क्वाड्रेंटल बियरिंग के लिए यूज में लाया जाता है। यहाँ पर ग्रेजुएशन जो होता है इन्वर्टेड होते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है साइटिंग और रीडिंग साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले आप साइटिंग करेंगे फिर आपकी रीडिंग जो है नॉर्थ एंड पे लेंगे। यहाँ पर ट्राइपॉड की एसेंशियलिटी नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर एसेंशियल होता है। तो मैं आपको डिफरेंस भी बता दिया। अब जीरो कहाँ पर मार्क होता है, यहाँ पर तो जीरो आपको साउथ एंड पे मार्क होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है इन बिल्डिंग एस्टिमेशन द स्पेसिफिकेशंस आर क्लासिफाइड एज, का जो बिल्डिंग एस्टिमेशन है उसमें जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसको किस में क्लासिफाई करते हैं, जनरल वैल्यू स्पेसिफिकेशन में, जनरल एंड सेकेंडरी वैल्यू स्पेसिफिकेशन में, या जनरल एंड प्रीलिमिनरी स्पेसिफिकेशन में, या जनरल एंड डिटेल्ड। अच्छा यदि मैं बात करता हूँ आपकी स्पेसिफिकेशंस की, स्पेसिफिकेशन किसी भी एस्टीमेट में क्या देते हैं आपको, आपका क्लास ऑफ वर्क, मटेरियल जो वर्क में यूज कर रहे हैं, जो वर्कमैनशिप, इन सबको कौन देता है, ये आपका स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन आपके दो प्रकार से, एक जनरल स्पेसिफिकेशन और एक डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। जनरल स्पेसिफिकेशन में आपका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है किसका, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, कंस्ट्रक्शन वर्क का, ठीक है। बट यदि मैं डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो इसमें सारी क्वांटिटीज़, जो एक एक क्वांटिटी है, मटेरियल है, एग्जीक्यूशन है, आपका आइटम ऑफ वर्क है, ठीक है, लेबर है, ये सारा डिटेल्ड आपका स्पेसिफिकेशन में हम देते हैं। तो क्लासीफाई दो में करते हैं, जनरल एंड डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है इंजन सेट्स आर यूज्ड फॉर, कर जो इंजन सेट्स होते हैं किसके लिए यूज करते हैं, हेल्प टू चेंज डायरेक्शन, हेल्प टू साइडवे शिफ्टिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, या हेल्प टू चेंज इंजन। अब मैं इंजन सेट्स की बात करते हैं जिसको हम लोकोमोटिव सेट्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका यूज हम मेंटेनेंस ऑफ लोकोमोटिव किसके लिए करते हैं, किसके लिए, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ लोकोमोटिव्स के लिए करते हैं, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉल विच इज यूज टू
मिनिमाइज द डिस्टर्बेंस एंड वाटर इम्पैक्ट एट द फॉल इज। कह रहा है किसी फॉल में जो है जो डिस्टर्बेंस और वाटर इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए कौन सा फॉल जो है यूज किया जाता है, इंग्लिश फॉल, रैपिड फॉल, शारदा टाइप फॉल या ओगी फॉल। जी मैं ओगी फॉल की बात करता हूँ। ये एक ऐसा फॉल होता है जिसमें आपका जो ओगी कर्व बनता है, ओगी कर्व का मतलब कॉन्वेक्स और कर्व और आपका कॉनकेव कर्व दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का जो है कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पर जो है, देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स का क्या बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। ये इसमें क्या करता है कि जो ग्रेजुअल जो कॉन्वेक्स होता है और कॉन्वेक्स प्रोफाइल होता है, ये आपका जो इम्पैक्ट ऑफ वाटर है उसको जो है रिड्यूस करता है, और जो डिस्टर्बेंस होती है उसको जो है यहाँ पर जो है उस डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करने का काम करता है। इसका उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर नेचुरल ग्राउंड सरफेस जो सडनली चेंज होता है, ठीक है, तो वहाँ पर इसको यूज में लाया जाता है। तो यदि मैं बात करता हूँ तो जहाँ पर डिस्टर्बेंस एंड वाटर इम्पैक्ट जो होता है उसको मिनिमाइज करना है, वहाँ पर ओगी फॉल को यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है टू इंश्योर दैट compression flange of a beam is restrained from moving laterally the cross section must be। कह रहा है कि जो यदि हम compression flange जो होता है उसको हमें इंश्योर करना है जिसमें आपको जो लेटरल मूवमेंट है वो रिस्ट्रेन हो जाए, तो क्रॉस सेक्शन क्या कहलाएगा। तो यदि हमारे पास कोई compression flange ऑफ बीम है और उसमें हम मूविंग लेटरल मूवमेंट है उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं तो वो क्रॉस सेक्शन आपका प्लास्टिक क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर यूज टू शो दैट द ऑब्जेक्ट इज कट एंड देन व्यूड। कह रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करके व्यू किया जा रहा है तो जो लाइन होता है वो क्या कहलाता है, हिडन लाइन्स, सेंटर लाइन्स, हैचिंग लाइन्स या लीडर लाइन्स। अच्छा हिडन लाइन्स की यदि हम बात करते हैं तो हिडन लाइन्स जो होता है जब हम करंट व्यू करते हैं तो जो उसमें से दिखता नहीं, जिस बिल्डिंग में जैसे पीछे का पार्ट नहीं दिखता है, जो चीज़ें नहीं दिखती हैं उनको दिखाने के जो लाइन्स प्रयोग करते हैं उसको हिडन लाइन्स कहते हैं। सेंटर लाइन की यदि मैं बात करता हूँ तो ये एक्सियल सिमेट्री बताती है, ठीक है, पाथ ऑफ मोशन का एक्सियल सिमेट्री सेंटर लाइन बताता है। हैचिंग लाइंस की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका सेक्शनल व्यूज को इंडिकेट करने के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। लीडर लाइंस की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है जो ड्राइंग फीचर्स होते हैं उनको बताने के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स की कटिंग और व्यू को बताने के लिए हम जो यूज करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, वो आपका हैचिंग लाइन्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ड्राइंग से भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग आए हैं। कह रहा है व्हाइल मैथड which method is adopted to develop an approximate or conceptual estimate for perimeter works for building from the following। कह रहा है perimeter work है किसी बिल्डिंग में तो कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट या जो आपका कॉन्सेप्चुअल एस्टिमेट बनाने के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज में लाएंगे। तो जहाँ पर पेरीमीटर आपका लीनियर क्वांटिटी दे रखा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो मेथड यूज करते हैं कॉस्टिंग के लिए वो हमारा होता है क्या, कॉस्ट पर लीनियर मेथड। कौन सा एस्टिमेट का यूज करते हैं, कॉस्ट पर लीनियर मेथड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द हार्डेस्ट एमॉन्ग द नेचुरल स्टोन लिस्टेड हियर। क्या इनमें से हार्डेस्ट कौन सा होता है, तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ क्या कहते हैं, लाइम स्टोन, मार्बल, स्लेट, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपका हार्ड होता है, कोर्स ग्रेन्ड होता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ये एक प्रकार का इग्नियस रॉक होता है, इसमें प्लूटोनिक रॉक्स में आता है, ठीक है। और इसमें जो आपका 20% और 60% आपका क्वार्ट्ज, जो आपका 20-60% आपका क्वार्ट्ज बाई वॉल्यूम होता है और 35% क्या होता है, फेल्सफॉर होता है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है इन हॉरिजॉन्टल कर्व्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स निगेटिव सुपर एलिवेशन मीन्स। कह रहा है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है रेलवे ट्रैक में उसमें आपका निगेटिव सुपर एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा कैंट या सुपर एलिवेशन क्या होता है, जितना हम अपने जो है जिस अमाउंट से अपने रेल को रेज करते हैं अदर रेल की तुलना में, तो उसको हम कहते हैं कि आपका कैंट और सुपर एलिवेशन। जो पॉजिटिव कब होता है, जब आपका आउटर रेल, ठीक है, आउटर रेल जो होता है ऑन ए कर्व ट्रैक पर रेज होता है इनर रेल से, और निगेटिव कब होता है, जब इनर रेल रेज होता है आपको कर्व ट्रैक पर आउटर रेल से, तो उसको निगेटिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आउटर रेल इज लोअर देन इनर रेल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट करें द रेयर व्हील्स डू नॉट फॉलो द सेम पाथ एज दैट ऑफ फ्रंट व्हील्स, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। कह रहा है किस फिनोमिना में आपके जो रेयर व्हील्स होते हैं वो फ्रंट व्हील्स जो होते हैं उनके पाथ को जो फॉलो नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, कोनिंग ऑफ व्हील, ट्रांजिशन कर्व या ऑफ ट्रैकिंग। यदि मैं ऑफ ट्रैकिंग की बात करता हूँ क्या होता है, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्लाइटली मोर वाइडेंट हम नॉर्मल विड्थ से प्रोवाइड करते हैं, मोर वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पेमेंट की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम मोर वाइडनिंग इसलिए करते हैं कि हॉरिजॉन्टल कर्व को निगोशिएट कर सके टर्निंग के समय। तो वहाँ पर क्या होता है, जब आपका रेयर व्हील्स जो होते हैं वो आपके जो थोड़े से ज़्यादा खुल जाते हैं, ठीक है, वो फ्रंट व्हील्स को फॉलो नहीं करते हैं, इस फिनोमिना कहते हैं ऑफ ट्रैकिंग।
और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ ट्रैकिंग इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2r से, जहाँ एल क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस 6.1 मीटर होता है और आर आपका मीन रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑफ ट्रैकिंग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ, कह रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस होता है किसका टाइप है, माइक्रो फिल्ट्रेशन, डेड एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम, क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम या आयन एक्सचेंज मेथड। अब रिवर्स ऑस्मोसिस की यदि हम बात करते हैं, ये आपका टिपिकल क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन मेथड होता है, जिसमें मेम्ब्रेन्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है डिफरेंट पोर्ट साइज के, जो कि आपका जो साइज और शेप के अकॉर्डिंग सेपरेशन आपका करता है, ठीक है, क्लॉगिंग वगैरह को मिनिमाइज करने के लिए यूज में लाते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा आपका, क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द सॉइल इज एक्सपेंसिव टाइप लाइक इन ब्लैक कॉटन सॉइल देन द बेस्ट फाउंडेशन टाइप इज, कह रहा है आपका यदि सॉइल जो है, कह रहा है कि यदि आपका सॉइल जो एक्सपेंसिव टाइप का सॉइल है जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल, तो कह रहा है बेस्ट फाउंडेशन कौन सा होगा। अब ब्लैक कॉटन सॉइल की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक प्रकार का एक्सपेंसिव सॉइल होता है, मतलब यहाँ पर क्ले मिनरल जो मॉन्ट मोल्यूनाइट अवेलेबल होता है, जिसके कारण जो है हाई श्रिंकेज और स्वेलिंग आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के सॉइल में हमको कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए अंडर रिम्ड पाइल्स जो है फाउंडेशन में यूज करते हैं, ठीक है, कौन सा, अंडर रिम्ड पाइल्स। नेक्स्ट कर द हेड ऑफ वाटर ओवर सेंटर ऑफ एन ऑरिफिस डायमीटर इज 20 mm is 1 मीटर, अच्छा 20 mm 1 मीटर। कहता है एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू द ऑरिफिस इज 0.85 लीटर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बताना तो एक्चुअल बाई थ्योरेटिकल आपको बताना है, पहले क्यू थ्योरेटिकल निकालिए। यदि मैं क्यू थ्योरेटिकल की यदि मैं बात करता हूँ क्या आ जाएगा आपका, ए इंटू भी आता है, ए इंटू भी, ए क्या हो जाएगा आपका, ए का मतलब पाई बाई 4 डी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। और मैं भी की यदि बात करता हूँ क्या होता है, अंडर रूट टू जी एच, चलिए वैल्यूज़ को रखिए, कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू कितना डायमीटर देगा 20, तो एम में दे रखा है, इसको मीटर में चेंज कीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.020 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2GH रखना है ना, 2 इंटू 9.81 इंटू हाइट कितना है 1 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है कितना आ जाएगा, जब ये वैल्यूज़ को रख के यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा, वैल्यू आपका जो ए बी का आएगा वो आ जाएगा आपका 1.39 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब चलिए हमको क्या बताना है, डिस्चार्ज कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बताना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू एक्चुअल बटा क्यू थ्योरेटिकल, ठीक है। क्यू एक्चुअल कितना दे रखा है 0.85 अपॉन 1.39, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.61, ठीक है, 0.61, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है इफ ए बीम और कॉलम बिकम्स वीक और फाउंड टू बी इनसफिशिएंट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज इट स्ट्रेंथ इज, कह रहा है आपका कोई बीम या कॉलम जो है वीक हो जाता है या इनसफिशिएंट हो जाता है, तो कह रहा है कि सबसे इफेक्टिव वे स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का क्या है, ग्राउटिंग, प्लेट बॉन्डिंग, जैकेटिंग या माइक्रो कॉन्क्रीटिंग। अब यदि जैकेटिंग की बात करते हैं, जैकेटिंग एक ऐसा टर्म यूज है, एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स जैसे कॉलम बीम वगैरह जो हैं वो यदि वीक हो जाते हैं, यहाँ पर यदि आपको क्रैक देखने को मिलता है, वहाँ पर क्या करते हैं हम अपने एडिशनल मटेरियल जो होते हैं एग्जिस्टिंग मेंबर पर उसकी जैकेटिंग प्रोवाइड करते हैं। ये आपका एडिशनल मटेरियल जैसे कॉन्क्रीट हो सकते हैं, स्टील हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर जो जैकेटिंग। और ग्राउंटिंग क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अपने जो कई गैप्स वगैरह हो गए, कई क्रैक वगैरह हो गए स्ट्रक्चर में, उसमें हम फोर्सफुली क्या करते हैं, अपने डेंस फ्लूइड के रूप में अपने मटेरियल को फिल करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड सडनली इज डॉट टाइम्स दैट द ड्यू टू सेम लोड बियरिंग अप्लाइड ग्रेजुअली, का जो स्ट्रेस होता है जो सडन लोडिंग कारण आता है और जो आपका जो है ग्रेजुअल लोड के कारण आता है, उसमें कह रहा है कितना गुना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो जो आपका जो स्ट्रेन एनर्जी यदि हम बात करते हैं, लोड जो है आपका, ठीक है, ये आपका सडन आपका ग्रेजुअल के लिए आया है, ग्रेजुअल के लिए 1/2 पूरे डेरिवेशन बता, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, ग्रेजुअल के लिए याद रखिएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाई आता है, और यदि सडन के लिए बात करता हूँ तो ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई आता है, इसका मतलब 2 गुना है, कितना है 2 टाइम्स है। सही ऑप्शन क्या होगा 2 टाइम्स, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द लेंथ इज कॉल्ड,
कह रहा है जो रेशियो होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू द लेंथ, स्पैन लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव स्टिफनेस, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, स्टिफनेस ऑफ चैम्बर मेंबर या कैरी ओवर फैक्टर। यदि स्टिफनेस की बात करता हूँ, ठीक है, क्या होता है स्टिफनेस? तो स्टिफनेस एक प्रकार का जो है मेंबर में किसी भी जॉइंट पे एक इक्वल अमाउंट का मूवमेंट होता है, जो कि आपका जो रोटेशन जो होते हैं जॉइंट पर उसको प्रोड्यूस करता है। मैथमेटिकली के इक्वल टू क्या आता है? ई एल अपॉन ई आई अपॉन एल। कैरी ओवर फैक्टर, अच्छा रिलेटिव स्टिफनेस की यदि हम बात करते हैं, ये आपका रेशियो होता है किसका? मेंबर एट जॉइंट टू इट्स इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज नोन एज रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है, जो कि आपका आई अपॉन एल आता है। कैरी ओवर फैक्टर की यदि हम बात करते हैं तो आपका किसका रेशियो होता है? कैरी ओवर मूवमेंट टू द फॉर एंड मूवमेंट, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की यदि हम बात करते हैं, ये आपका रेशियो होता है किसका? स्टिफनेस ऑफ मेंबर एट जॉइंट टू टोटल स्टिफनेस। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू द स्पैन लेंथ इज कॉल्ड एज, ये होता है आपका क्या? रिलेटिव स्टिफनेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहा है द वैल्यू ऑफ टफनेस इंडेक्स ऑफ मोस्ट ऑफ सॉइल लाइज बिटवीन। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द सॉइल्स का जो टफनेस इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो आपका किससे किसके बीच लाई करती है। टफनेस इंडेक्स की यदि मैं बात करता हूँ, ये आपका रेशियो होता है किसका? प्लास्टिक इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स का। और टफनेस इंडेक्स जो होता है ये आपको सिग्निफाइज करता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। आई टी इक्वल टू क्या होता है? आई पी अपॉन आई एफ, ठीक है, जहाँ पर आई एफ का है फ्लो इंडेक्स, आई पी आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, ठीक है। अब यदि वैल्यू की बात करते हैं मोस्ट ऑफ द सॉइल्स के लिए, यदि मैं बात करता हूँ, टफनेस इंडेक्स की जो वैल्यू होती है 0 से 3 के बीच लाई करती है। कितना? 0 से 3 के बीच लाई करती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ द यूसीएस आइकॉन इज पोजीशन एट डॉट ऑन ऑटोकैड ग्रिड। कह रहा है आपका जो यूसीएस आइकन होता है उसका डिफॉल्ट पोजीशन जो होता है किस पे पोजीशनिंग की होती है? ऑटोकैड ग्रिड पे। यदि हम यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम की यदि हम बात करते हैं ऑटोकैड में, ठीक है, ये किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को बताता है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो होता है वो आपको कोऑर्डिनेट्स का 0 0 0 होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पोजीशन ये होता है। नेक्स्ट कर रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टरबाइन। कह रहा है कि इनमें से जो टरबाइन के स्पेसिफिक स्पीड का जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? अच्छा, यदि हम स्पेसिफिक स्पीड की बात करते हैं टरबाइन के, क्या आता है? एन एस इक्वल टू एन अंडर रूट पी अपॉन एच टू द पावर 5/4। एन क्या है आपका? स्पीड इन आरपीएम, पी आपका क्या है? पावर इन किलोवाट, और एच हेड इन मीटर है। और जो आपका यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है इसका डायमेंशनल फार्मूला? एम पे 1/2, एल पे -1/4 और टी पे -5/4। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 5/4 हो गया। कह रहा है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वी मस्ट नो। कह रहा है किसी भी बॉडी पर यदि कोई फोर्स का इफेक्ट है, बॉडी पे एक्ट कर रहा है, तो उसको ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, या नेचर ऑफ द फोर्स। अच्छा, यदि हमको कोई भी फोर्स के इफेक्ट को एनालाइज करना है तो हमको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन का फोर्स भी चाहिए, और आपका नेचर ऑफ फोर्स भी चाहिए कि आपका पुश है या पुल है। इसलिए हम बताएंगे कि आपका कंप्रेशन है या टेंशन है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए बॉडी इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड इज इक्वल टू। कह रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो अपवर्ड फोर्स होता है किसी बॉडी पर, इमर्ज्ड बॉडी पर जो लगता है, वो आपका किसके बराबर होता है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जो अपवर्ड फोर्स मतलब जो बाउंड फोर्स किसी इमर्ज्ड बॉडी पर एक्सर्ट होता है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी फुल्ली या पार्शियली सबमर्ज होती है, वो आपका जो बॉडी द्वारा जो लिक्विड डिस्प्लेस किया जाता है उसके आपके इक्वल होता है, ठीक है। तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाई द बॉडी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आप मैच करना है आपको। करेक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन, अच्छा, और कनेक्टिव मेंबर्स यूज्ड, ओके। कह रहा है इसमें आपका जो है टाइप ऑफ बीम कनेक्शन, टाइप ऑफ बीम कनेक्शन दे रखा है ना, तो ये आपका फ्लेंज एंड वेब क्लिप्स में यूज होता है, ठीक है। कह रहा है फ्रेम्ड कनेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो फ्रेम कनेक्शन जो यदि हम बात करते हैं तो ये वेब क्लिट में यूज किया जाता है फ्रेम कनेक्शन। अनस्टीफेंड सीट कनेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है फ्लेंज क्लिट्स ओनली में यूज किया जाता है। और आपका स्टीफेंड यदि हम बात करते हैं सीटेड कनेक्शन तो ये आपको कनेक्टिंग मेंबर्स में यूज किया जाता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहा है?
कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज viewed from different direction and from different distances the appearance of object will be different such view is called। कह रहा है कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट है उसको डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट डिस्टेंस से, ठीक है, ये आपका अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव व्यू, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू। अच्छा यदि हम प्रोस्पेक्टिव व्यू की बात करते हैं, क्या होता है, एक्चुअली ये आपका रियलिस्टिक ड्राइंग होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपने आई से जब देखते हैं किसी पर्सपेक्टिव में, उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव व्यू, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रकार से 1, 2 एंड 3 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट डिस्टेंस से देख सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका क्या, प्रोस्पेक्टिव व्यू। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा था रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेटअप इंस्टेड ए बॉडी इज कॉल्ड। कह रहा है जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, सेटअप इनसाइड बॉडी, किसी बॉडी के इनसाइड में सेटअप होता है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस, मास, स्ट्रेन या इलास्टिसिटी। स्ट्रेस की यदि हम बात करते हैं, जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है किसी भी बॉडी का, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। सिंपल बात है, स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका डेंसिफिकेशन ऑफ ए सॉइल बाय मीन ऑफ मैकेनिकल मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। कह रहा है कि मैकेनिकल मैनिपुलेशन के द्वारा जो हमारे सॉइल का डेंसिफिकेशन करते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी, सॉइल स्टेबलाइजेशन, कॉम्प्रेशन या कॉम्पैक्शन। अच्छा कॉम्पैक्शन क्या होता है, कॉम्पैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मैकेनिकल फोर्सेस वगैरह जो है उसका यूज करके हम अपने सॉइल को क्या करते हैं, मैकेनिकल मिल्स के द्वारा हम सॉइल पार्टिकल फोर्स करके डेंस करते हैं, ठीक है। इससे क्या करते हैं कि वाइड्स जो होती हैं, जो उनके बीच जो वाइड से होती है, वाइड स्पेस को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जिससे पोरोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये आपका एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है द चीपेस्ट वे टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डायगोनल बॉटम कॉर्नर क्रैक्स इन विंडो कैन बी प्रिवेंटेड बाय। कह रहे जो आपका चीपेस्ट वे कह रहा है, जो डायगोनल बॉटम कॉर्नर क्रैक जो आपके विंडोज़ के नीचे बन जाता है उसको प्रिवेंट करने क्या है। एक्चुअली हमारे जो है, जो आपके विंडोज़ वगैरह हैं, ठीक है, उसके बॉटम में जो डायगोनल क्रैक बन जाता है उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम सील बीम्स जो है उसको प्रोवाइड करें। हम क्या करें, सरफेस पर जो है हॉरिजॉन्टल मेंबर के रूप में हम सील बीम्स को प्रोवाइड करें, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग सील बीम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है स्लिप फॉर्म पेवर इज एन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग। जो स्लिप फॉर्म पेवर होते हैं वो इक्विपमेंट होता है जिसको किसको कंस्ट्रक्ट करने में यूज में लाते हैं, ठीक है। अब यदि मैं स्लिप फॉर्म पेवर की बात करता हूँ तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम, ठीक है, किसके लिए करते हैं, इसका जो हम स्लिप फॉर्म्स पेवर्स के लिए करते हैं, ठीक है। एक्चुअली स्लिप फॉर्म पेवर्स जो होते हैं पेमेंट में यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो रैपिड और कॉन्टिन्यूस प्लेसिंग करते हैं अपने कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर का अपने पेमेंट्स में, उसके लिए यूज में लाया जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा, पेमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं मीडियम थिकनेस लाइन ग्रुप ऑफ 2 mm आर नॉट यूज्ड फॉर। जो मीडियम थिकनेस लाइन ग्रुप 2 mm का वो किसके लिए यूज में नहीं करते हैं। अच्छा जो 2 mm का जो होता है कटिंग प्लेन्स में, वो लाइंस को हम यूज़ करते हैं आपका आउटलाइंस के लिए भी, डॉटेड लाइंस के लिए, कटिंग प्लेन्स के लिए भी। जबकि सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन, आपका डायमेंशन लाइन जो होती है या एक्सटेंशन लाइन होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन होता है, ये आपका 1 mm थिकनेस का होता है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, तो आपका डायमेंशन लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट कर विच फिनिशिंग कवर्स विथ ए न्यू प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द होल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स कंस्ट्रक्टेड बाई थिक और ब्लॉक मशीनरी, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर कौन सा फिनिशिंग कवर है जो कि न्यू प्रोस्पेक्टिव लेयर आपका होल सरफेस पर कंस्ट्रक्ट करता है ब्रिक या मशीनरी का। आपको पता ही है कि जब हमारी प्लास्टरिंग करते हैं तो क्या करता है, पूरा सरफेस जो होता है हमारे ब्रिक वॉल का या मशीनरी ब्लॉक का, उस पर क्या होता है, कवर लेयर बन जाता है, ठीक है, न्यू प्रोस्पेक्टिव लेयर बन जाता है, उसको हम कहते हैं प्लास्टरिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका लॉन्ग नैरो डायमीटर स्टील पाइप्स आर यूज्ड फॉर कन्वेइंग फ्रेश कॉन्क्रीट डाउन टू डीप डेप्थ स्पेशली बिलो द वाटर बॉडीज, दिस पाइप्स आर कॉल्ड। कह रहा है कि जो लॉन्ग नैरो डायमीटर के स्टील पाइप्स होते हैं जिनका यूज हम फ्रेश कॉन्क्रीट जो होता है उसको डीपर डेप्थ में, स्पेशली आपके वाटर बॉडीज़ में जो है कंस्ट्रक्शन के लिए यूज में करते हैं, ये पाइप क्या कहलाते हैं। तो यदि मैं बात करता हूँ जो ट्रीमी पाइप होते हैं, क्या होते हैं, ये लॉन्ग नैरो डायमीटर के पाइप होते हैं जिसका हम यूज जो है फ्रेश कॉन्क्रीट को जो है अपने डेप्थ पर, डीप डेप्थ पर जो है कॉन्क्रीट को जो है कन्वे करने के लिए यूज में लाते हैं, स्पेशली वाटर बॉडीज़ के लिए, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रीमी पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बीम आउटसाइड ए वॉल
टू द फ्लोर लेवल इज नोन एज। कह रहा है जो बीम जो है आउटसाइड ऑफ द वॉल टू द फ्लोर लेवल होता है उसको क्या कहते हैं? स्पेंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पेंडल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का द हाइट ऑफ द पायलट आई अबव द रनवे सरफेस इज एज्यूम्ड एज। कह रहा है कि रनवे सरफेस के अबव जो हाइट जो होता है पायलट का आई का वो कितना एज्यूम किया जाता है? 4 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर और 5 मीटर। तो जो हाइट ऑफ पायलट्स आई होता है अबव रनवे वो को हम 3 मीटर आपका जो है एज्यूम करते हैं। ठीक है, जो हाइट ऑफ ड्राइवर आई अबव द रोड सरफेस जो होता है वो 1.2 मीटर आपका जो है एज्यूम किया जाता है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? 3 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द हेड रिकवर टू द हेड पुट इज नोन एज। तो हेड रिकवर और हेड पुट जो होता है उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ये तो कुछ इजी क्वेश्चन भी आपके आते हैं। कह रहा है इफ द सॉइल इज वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, कह रहा है किसी सॉइल के पास जो है वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी है एंड ई स्टिल इफ पाइल्स आर नॉट फिजिबल ऑप्शन। कह रहे पाइल्स आपका फिजिबल ऑप्शन नहीं है तो बेस्ट चॉइस क्या होगा? मैट राफ्ट, इंडिविजुअल फुटिंग्स, स्ट्रैप फाउंडेशन या कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूँ, यदि आपका कोई सॉइल है लो बियरिंग कैपेसिटी का और वहाँ पर जो है आपके जो है पाइल्स जो है वो आपका फिजिबल नहीं है तो वहाँ पर हम राफ्ट फाउंडेशन जो होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, राफ्ट फाउंडेशन जनरली आपका थिक कंक्रीट स्लैब होता है। ठीक है, जो कि आपका लार्ज सॉइल पे जो है एक रेनफोर्स्ड स्टील रॉड के रूप में काम करता है। ठीक है, राफ्ट फाउंडेशन जो है आपका यूज हम लो बियरिंग कैपेसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर जो है आपका लार्ज एरिया जो है वहाँ पर लोड डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर जो है आपका जो सॉइल में जो स्ट्रेस को जो रिड्यूस करने की ज़रूरत है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके हैं यूज करने के। सही ऑप्शन क्या होगा? मैट राफ्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अंडर व्हाट सिचुएशन विल ए गसेट प्लेट बी प्रोवाइडेड इन ए कॉलम। गसेट प्लेट जो है कॉलम में कब प्रोवाइड करते हैं? कॉलम साइज इज लार्जर, कॉलम साइज इज स्मॉलर, कॉलम साइज करें कॉलम कैरीज हायर लोड या कॉलम कैरीज लेसर लोड। जब भी आपका जो कोई कॉलम होता है, ठीक है, वो आपका बहुत ज़्यादा कॉलम सेक्शन बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, और जो आपका एक्सियल स्ट्रेट आपका जो लोड है वो आपका बेंडिंग मूवमेंट जो है कॉज करता है। तो वहाँ पर हम गसेट प्लेट प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है? एक बेस प्लेट होता है, 2 गसेट प्लेट होता है या और आपका 2 गसेट एंगल जो है बोल्टेड कनेक्शन के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, तो कब प्रोवाइड करते हैं? जब आपका कॉलम जो है हायर लोड को कैरी कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है एज पर IAS कोड्स द कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ फॉर हॉट रोल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफॉर्म्ड बारिश। कह रहा है एज पर IAS जो है कोड आपका जो है का जो कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ होता है आपका हॉट रोल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ जो डिफॉर्म्ड बारिश होता है कितना होता है? तो यदि मैं बात करता हूँ जो हार्ड रोल्ड हाई स्ट्रेंथ जो आपका डिफॉर्म्ड बार्स होते हैं उसका जो कितना होता है एज पर IAS 113 यदि मैं बात करता हूं तो उसके लिए कितना होता है? तो वो होता है आपका 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है नॉन कोलाइडल लिक्विड्स आर। कह रहा है इनमें से नॉन कोलाइडल लिक्विड्स कौन से हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स, डायलेटेंट फ्लूइड्स या प्लास्टिक फ्लूइड। तो एक फ्लूइड जिसके पास 0 विस्कोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? आइडियल फ्लूइड। और आपके जो नॉन कोलाइडल लिक्विड्स हैं ये एक प्रकार के आइडियल फ्लूइड्स ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मिनिमम वॉइड्स इन एग्रीगेट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। कह रहा है कि मिनिमम वॉइड्स जो होते हैं एग्रीगेट में उसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? एग्रीगेट ऑफ वेरिंग साइजेस, मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स, एग्रीगेट ऑफ सेम शेप, एग्रीगेट ऑफ ऑल द सेम साइज। अच्छा, यदि हमारे पास जो है डिफरेंट जो है साइज के एग्रीगेट्स को यूज करेंगे क्या होगा? जैसे यहाँ पर कोर्सर का एग्रीगेट है, ये थोड़ा कोर्सर है, ये कोर्सर है, ये थोड़ा इससे कम है, ये थोड़ा इससे कम है, ये थोड़ा ये और कम है, ये कम। ये क्या करेगा? वाइड्स में फिल करते चला जाएगा। ये क्या करेगा? वाइड्स में फिल करते चलेगा, वाइड्स में फिल करते चला जाएगा। इसका मतलब मिनिमम वाइड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब मिनिमम वाइड्स यदि आपको चाहिए एग्रीगेट्स के लिए तो वहाँ पर हम जो है डिफरेंट साइज के एग्रीगेट्स को यूज में लाएंगे, तो वेरिंग साइजेस यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका इन स्प्लिट टेंशन टेस्ट द नेचर ऑफ टेस्टिंग इज। कह रहा है आपका स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट में जो नेचर ऑफ टेस्टिंग होता है वो क्या होता है? अच्छा, यदि हम स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो लिंक टू डायर रेशियो यहाँ पर 2:1 होता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्लेट्स जो होते हैं उनके बीच रख करके अपने और उसको क्या करते हैं UTM पर रख देते हैं। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो है हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं हम अब जो स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा उसमें उसको हम जो है वर्टिकल डायमीटर में नोट कर लेते हैं।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन टू ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल कर्व सरफेस एरिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, कह इनमें से कौन से ऐसे मेंबर जिस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है, पिलर्स पे, स्ट्रट पे, कॉलम पे। अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेस तो सब पे आता है, चाहे स्ट्रट हो, कॉलम हो, पिलर, इन सब पे आता है। ये कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ऑल ऑफ देम। कुछ इसमें क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप के भी दे रखे हैं क्वेश्चन, मतलब कोई लेवल इसमें कुछ रेलवे वाले में डिसाइड नहीं है आपका। कह रहे PIEV रिप्रेजेंट्स, जो PIEV कह रहा है किसको रिप्रेजेंट, तो इसमें से एक P का मतलब परसेप्शन होता है, I का मतलब इंटेलेक्शन होता है आपका, ठीक है, E का मतलब आपका इमोशन होता है और V का मतलब वायलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वायलेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रीम क्यूरिंग इज यूज्ड इन कॉलम्स ओनली, ऑल ऑफ द ऑप्शन, लॉन्ग स्लैब एंड कॉलम, मास प्रोडक्शन ऑफ प्रीकास्ट। अच्छा, स्ट्रीम यदि हम बात करते हैं क्यूरिंग की, स्ट्रीम क्यूरिंग की यूज हम करते हैं किसमें, स्ट्रीम क्यूरिंग का यूज हम करते हैं आपका अर्ली स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए, आपका जैसे आपका मान लेते हैं आपका जो है जैसे प्रीकास्ट कंक्रीट वगैरह है वहाँ मास रिडक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कहता है हाइट द शॉर्ट हाइट वॉल कंस्ट्रक्टेड एवब रूफ स्लैब इन ओपन टेरेस इज कॉल्ड, तो किसी ओपन टेरेस में जो है जो शॉर्ट हाई वॉल जो हम रूफ स्लैब पर कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैरापिट वॉल। क्या कहते हैं, पैरापिट वॉल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन का द मोस्ट रिलायबल फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज, क्या सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने का सबसे रिलायबल टेस्ट कौन सा होता है। तो यदि हम प्लेट क्लोज टेस्ट की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का फील्ड टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि आपका किसी सॉइल के जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है उसको फाइंड करने के लिए यूज में लाया जाता है, और ये सबसे पॉपुलर आपका टेस्ट होता है जो कि आपका और मेनली सैलो फाउंडेशन के लिए आपको डिज़ाइन करने में यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन जो है आपका फील्ड टेस्ट जो डिटरमाइन करने के लिए सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी में यूज करते हैं तो वो होता है आपका प्लेट लोड टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2019 के जितने भी पेपर थे उन सभी का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं, इसकी PDF भी प्रोवाइड कर चुके हैं। बाकी अब पूरे बुक की मैं सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो से स्टार्ट करने वाला हूं। बाकी गुप्ता एंड गुप्ता का भी सॉल्यूशन चल रहा है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को एक एक करके उसमें बताया जा रहा है। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा आप लोग। थैंक यू एवरीवन।